हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं मॉडल गेम स्कूल टोहाना सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं ताकि आपकी फर्दर स्टडीज़ में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना आए। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 11th के लिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है और वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर व्हाट इज इकोनॉमिक्स। क्या है इकोनॉमिक्स? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या है? Economics is the study of how society uses its scarce resources, scarce or limited resources to satisfy its unlimited wants, to satisfy its unlimited wants। देखिए, इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि हम किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ या फिर स्केर्स रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपको मार्केट भेजा गया, पापा ने मार्केट भेजा, 1000 रुपीज दिए कि जाओ जो चाहिए वो ले लेना। तो अब आपके पास 1000 रुपीज है और आप बड़ी खुशी से मार्केट गए कि इतने सारे पैसे हैं, मैं जो चाहिए मैं वो खरीद सकता हूँ। लेकिन जब मार्केट गए तब पता चला कि इतने रिसोर्सेज में, इतने पैसे में मेरी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि जब आपको 1000 रुपीज़ मिले तब आपके माइंड में बहुत सारे विचार आए कि हाँ ये लेना है मुझे, ये लेना है, ये लेना है। लेकिन जब एक्चुअली मार्केट निकले तो पता चला कि सभी रिक्वायरमेंट्स को इतने पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है कि इतने ही रिसोर्सेज में किस तरह से आप अपने सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप उसे इस तरह से यूज़ कीजिए या फिर इस तरह से अपने रिसोर्सेज का बंटवारा कीजिए कि आपकी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। यानी कि आपने इस तरह से बंटवारा किया। इस 1000 रुपये में से जब आप मार्केट गए और आपको पता चला कि 1000 में वो मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो सकती, तब आपने एक प्लान किया कि इतने पैसे का इतना पोर्शन मुझे इधर लगाना है, इतना पोर्शन मुझे इधर लगाना है। तो इस तरह से आपने एक बजट बना लिया जिससे आपको पता चला कि ये इस 1000 में मेरा काम चल जाएगा, मेरी रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं मैं पूरी कर लूँगा। तो क्या था, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन फिर भी इनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपने अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया तो क्या कहलाएगा वो कंसेप्ट? इकोनॉमिक्स कहलाएगा। इकोनॉमिक्स ने हमें क्या सिखाया कि किस तरह से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए, दुनिया का चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के साथ वो अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो वो अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करेगा, मतलब इस तरह से यूज करेगा जिससे उसकी जो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब देखिए, इकोनॉमिक्स अप्लाई कहाँ पर होता है? जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होगा, जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगा, अराइज होगा, वहीं तो इकोनॉमिक्स का यूज है। अदरवाइज अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही नहीं हो तो क्या इकोनॉमिक्स का यूज है? नहीं है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम वो है कि आपके जो 1000 रुपए हैं आपके लिए कम रह गए।
मतलब जहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड है, स्केर्स है, जहाँ पर रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है, वहीं पर तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अगर आपको मार्केट भेजा जाता 1,000 रुपये लेकर के कि जाओ 5 ग्लास 10 ग्लास जूस ले आना, तो आपके लिए क्या ये रिसोर्सेज लिमिटेड थे? नहीं, बड़े ही इजीली आप अपने जो यानी कि पैसे तो नहीं खर्च के बचा भी लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो अराइज हुई ही नहीं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? जहाँ पर रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, मतलब स्कार्स होते हैं, और उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। समझ में आया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है यानी कि स्केर्स हैं, और हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज कम है और वांट्स ज़्यादा है, तो वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जब उन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर लिया, दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये कहाँ से, मतलब कंसेप्ट इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकल करके आया? तो देखिए, एक बुक लिखी थी बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट ने, वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो बुक लिखी गई थी, यहां से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ। और ये बुक लिखी किसने थी? ये बुक लिखी थी एडम स्मिथ। कहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ? क्या है ओरिजिन हमारी इकोनॉमिक्स का? बुक वेल्थ ऑफ नेशन। और ये बुक किसने लिखी थी? फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने लिखी थी। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, अर्थशास्त्र के पिता। तो जब भी कभी आपसे पूछ लिया जाए हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, तो आपका आंसर रहेगा एडम स्मिथ। तो ये था इकोनॉमिक्स का मीनिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, और कहाँ से इकोनॉमिक्स हमारा स्टार्ट हुआ, और इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो अब हम देखते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट देखिए, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट से। फर्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा दैट इज प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम प्रोडक्शन को समझें तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन बोलेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा हम अलग लैंग्वेज में समझें कि प्रोडक्शन क्या है। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल is converted into final product। क्या है प्रोडक्शन? जिसमें रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि कुछ बेसिक रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल, कि कच्चे माल को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जिसे कस्टमर डायरेक्टली यूज कर सके। तो किसी एक बेसिक कंसेप्ट को, किसी एक बेसिक थिंग को लेकर के हमने फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। अब जैसे कि एग्जांपल है, कॉटन से क्लॉथ बना दिया, तो रॉ मटेरियल क्या था? कॉटन। उससे क्या बना दिया? क्लॉथ बना दिया। क्लॉथ इज फाइनल प्रोडक्ट जिसे कस्टमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रोडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी प्रोडक्ट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, क्लॉथ को प्रोड्यूस किया, किससे? कॉटन से। या फिर प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फाइनल प्रोडक्ट। कि प्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? फाइनल प्रोडक्ट में। तो क्या है ये? प्रोडक्शन। क्लियर? अब देखिए, इससे एक और कंसेप्ट निकल करके आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? मतलब वो कंपनी या फिर इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर कुछ प्रोड्यूस कर रही है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं मैगी।
तो मैगी का प्रोड्यूसर कौन है? नेस्ले कंपनी। कौन प्रोड्यूस कर रहा है मैगी को? मैगी प्रोडक्ट है ना जिसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो मैगी को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? प्रोडक्शन बोलेंगे। और उसका प्रोड्यूसर कौन होगा? नेस्ले कंपनी, यानी कि जो पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है वो कौन कहलाएगा? प्रोड्यूसर कहलाएगा। क्लियर? अब इसके बाद एक और कंसेप्ट निकल करके आता है कंजम्पशन। अब देखिए कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग एनी प्रोडक्ट। मैगी जो नेस्ले कंपनी ने बना दी, प्रोड्यूस कर दी, ठीक है, प्रोड्यूसर नेस्ले कंपनी है, अब वो सेलर्स के पास आ गई मैगी बन करके, तो कस्टमर्स खरीद रहे हैं और उस मैगी को यूज किया गया, कंज्यूम किया गया, तो प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट? कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? प्रोसेस ऑफ consuming the final product, फाइनल प्रोडक्ट जो बनाया था प्रोड्यूसर ने, उसे कंज्यूम करने की प्रोसेस को क्या बोला गया? कंजम्पशन बोला गया। और क्यों कर रहे हैं कंजम्पशन? टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट इसके साथ ही निकल करके आएगा कि व्हाट इज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है? वो पर्सन जो पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, वो कौन कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। मैंने मैगी खरीदी सेलर से, तो मैं कौन हूँ? कंज्यूमर हूँ। मैंने मैगी को कंज्यूम करने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए खरीदा है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? कंज्यूमर कहलाऊंगी। कंज्यूम करना मीन्स टू यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मैगी की, ठीक है, तो नेस्ले कंपनी उस मैगी को बना रही है। सोचो नेस्ले कंपनी कुछ नहीं बनाती, सिर्फ मैगी बनाती है, तो मैगी नेस्ले कंपनी के लिए क्या है? वैसे तो हम बोल देते हैं प्रोडक्ट है, थिंग है, कमोडिटी बोल देते हैं, लेकिन आज आपको एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा कि मैगी नेस्ले कंपनी के लिए क्या है? गुड्स है। यानी कि कोई एक कंपनी, कोई एक बिजनेस किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करके सेल कर रहा है या फिर कॉन्टिन्यूसली परचेज करके सेल कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर थिंग, वो पर्टिकुलर कमोडिटी, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उस प्रोड्यूसर के लिए या फिर उस सेलर के लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। हम कॉमर्स की लैंग्वेज में या फिर इकोनॉमिक्स आप करेंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली इस वर्ड को देखेंगे कि क्या बोला जाता है? गुड्स बोला जाता है। आई बात समझ में? प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? गुड्स बना करके सेल कर रहा है और उसे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो वो गुड्स क्या है? जिसमें कॉन्टिन्यूसली डीलिंग की जा रही है, सेल परचेज किया जा रहा है। आई बात समझ में? अब देखिए एक और हम कंसेप्ट को समझते हैं, सेविंग। सेविंग क्या है? When you set aside a part of your profit, जब आपने अपने प्रॉफिट का कुछ एक पार्ट अलग कर दिया ताकि फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं वो पैसा काम आ सके, तो वो जो पार्ट आपने अपने ही पास अलग से रखा अपने प्रॉफिट का, वो क्या है? सेविंग है। आप एक महीने का कमाते हैं 50,000, 50,000 में आपने 30,000 खर्च कर दिया, 20,000 अपने ही पास सेव करके रख लिया, तो वो 20,000 क्या है? सेविंग्स है, क्योंकि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये 20,000 काम आ जाएंगे किसी ना किसी तरीके से। तो जब आपने अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अलग करके अपने ही पास रखा फॉर एनी फ्यूचर बेनिफिट, तो उसे क्या बोलेंगे? सेविंग बोलेंगे। क्लियर? ज़्यादा सेविंग के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है। अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट। एक बात का जवाब कि 20,000 आपने जो अपने पास रखे, ठीक है, कि ये मैंने सेव करके रखे हैं, फ्यूचर में मेरे काम आएंगे, तो ये 20,000 क्या आपके पास पड़े पड़े कहीं बढ़ जाएंगे? इंक्रीज होंगे? कुछ इंक्रीमेंट होगा? नहीं।
कभी ना कभी फ्यूचर में आप इन्हें खर्च कर देंगे, उल्टा कम हो जाएंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं आपके पास रखे हुए। तो अगर आप चाहते हैं क्यों ना 20,000 को इस तरह से यूज किया जाए कि फ्यूचर में मतलब ये जो पैसा है मेरा कहीं ना कहीं बढ़ जाए, मतलब फले फूले, तो आप क्या करें, इस 20,000 को कहीं इन्वेस्ट कर दें। इन्वेस्ट करने का मतलब कहीं पैसा किसी प्रोजेक्ट में डाल दें, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा दिया, तो वो होता है इन्वेस्टमेंट, जिससे आपका जो पैसा है फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने किसी कंपनी में सोचिए पैसा लगाया, चलो नेस्ले कंपनी की बात करते हैं। आपने नेस्ले कंपनी में क्या किया, पैसा लगा दिया, ठीक है। अब नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, तो क्या है उसमें ऐसा तो नहीं कि 10 बंदे जो मतलब ऑनर है उन्होंने पैसा लगाया होगा और इतनी बड़ी कंपनी चल रही होगी, नहीं। पब्लिक से मतलब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कि आप कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो आपने नेस्ले कंपनी में पैसा लगा दिया, क्यों लगा दिया, ताकि कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, अब अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं, तो इस कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसमें से आपको शेयर मिलेगा। तो आपने 20,000 को अपने पास ना रख के किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। या फिर चलो सोचिए छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जो 20,000 आपको बचे थे, ठीक है, आपकी इनकम से, आपने उसे अपने ही बिजनेस में लगा दिया। अपने ही बिजनेस में मतलब कि कोई एसेट खरीद ली, तो वो जो यानी कि कोई भी आपने संपत्ति खरीदी, बिजनेस में आपने पैसा लगाया, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा। तो फ्यूचर में पैसा इंक्रीज होगा, कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। क्योंकि हो सकता है जो पैसा आपने वापस 20,000 बिजनेस में डाल दिया या बिजनेस के लिए कुछ खरीदा है, तो उससे जैसे कि ये लगा ले कि आपका मतलब आइसक्रीम का बिजनेस था, तो उस 20,000 से आपने अपने बिजनेस के लिए फ्रिज खरीद लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके बिजनेस की इनकम बढ़ेगी, यानी कि आपके द्वारा लगाए हुए वो 20,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो जो 20,000 आपने किसी प्रोजेक्ट में डाला, वेदर इन ऑन बिजनेस और इन एनी अदर प्रोजेक्ट और कंपनी, तो वो क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्लियर। अब ये थे कुछ एक कंसेप्ट। अब एक और कंसेप्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। समझते हैं कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन। से पहले हम रिमाइंड कर लेते हैं इन सब कंसेप्ट्स को जो आपने देखिए। सबसे पहला देखा था क्या, प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन किसे कहते हैं, जिसमें रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाला, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाला। कंज्यूमर प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला। कंजम्पशन कंज्यूम करने की प्रोसेस को बोला। इसी तरह से सेविंग, अपना पैसा अपने ही पास अलग करके रख लिया फॉर एनी फ्यूचर बेनिफिट, तो दैट इज सेविंग। और इन्वेस्टमेंट, जब पैसा किसी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में लगा दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो अब एक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये जो कंसेप्ट हमने सब डिस्कस किए, जानते क्या है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सेविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इन्वेस्टमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे कि प्रोडक्शन की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो है जिसमें हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज या अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने जा रहे हैं। तो देखिए एक प्रोड्यूसर जिसके पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहा, तो उस कंपनी को स्टार्ट करने से पहले मैं सोचूंगी कि नहीं सोचूंगी क्या प्रोड्यूस करूं, मैं ये प्रोड्यूस करूं जो मार्केट में ज़्यादा बिकेगा, ठीक है, या फिर मैं वो प्रोड्यूस करूं जो मार्केट में और ज़्यादा बिकेगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हुए ना कि क्या बिकेगा मार्केट में सबसे ज़्यादा, उसे मैं प्रोड्यूस करूंगी। अब मेरी वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड हो गई, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बिके मैं उसे प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। लेकिन ये डिसीजन किस पर डिपेंड करता है, मेरे रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। जितने मेरे पास रिसोर्सेज है, जिस अकॉर्डिंग मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मैं उसी से रिलेटेड प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगी। इसी तरह से कंजम्पशन भी है, कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजम्पशन किस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अब कंज्यूमर है,
फर्स्ट एग्जाम्पल ही हमने कंजम्पशन वाला लिया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज है और उससे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। जैसे आप 1000 रुपीज लेकर के मार्केट निकले, आप कौन है, कंज्यूमर है जो 1000 रुपीज लेकर के मार्केट जा रहे हैं, तो आपकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आप अपना पैसा किस तरह से एलोकेट करोगे। आपके पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स है, मतलब कि ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शंस है, चॉइसेस है, या तो आप पैसे यहाँ खर्च कर लें, आप पैसे यहाँ खर्च कर लें। तो आप इस तरह से उन ऑल्टरनेटिव्स को चूज करते जाओगे जिससे आपके रिसोर्सेज भी कम ना हो और आपका जो मतलब अनलिमिटेड वांट्स है वो भी कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फाई हो जाए। तो इसी तरह से हम अपने एक कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मतलब बांट दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन किसका करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का। किसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्यों भाई, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने कंपनी खोली थी, मैं क्यों अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, अपनी इनकम को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्या मैं अकेले अपनी कंपनी चला रही हूँ, क्या मैं अकेले अपनी बिजनेस चला रही हूँ? हाँ, अगर मैं अकेले अपना बिजनेस चला रही हूँ तो मुझे हो सकता है अपनी इनकम को कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब हमारा बिजनेस, हमारी कंपनी कहाँ चल रही है, सोसाइटी में, हम कहाँ डील कर रहे हैं, सोसाइटी में। अब देखिए जब हम सोसाइटी में डील कर रहे हैं तो हमें सोसाइटी से हेल्प लेने की ज़रूरत भी होती है, और जो हमने सोसाइटी से हेल्प लिया उसके लिए हमें अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ता है। देखते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। अब हो सकता है कि हमारी जो कंपनी मतलब जिस प्लेस पर ऑपरेट कर रही है वो प्लेस हो सकता है कंपनी का खुद का ना हो, उस प्लेस के ऑनर कोई और हो, ऑनर ऑफ प्लेस। तो हमारी इनकम का एक पार्ट हमें उस ओनर को देना पड़ेगा जिसका एक्चुअली वो प्लेस है जहां पर हम अपनी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब हम अपनी कंपनी चला रहे हैं। तो उसको क्या देंगे हम, रेंट देंगे। रेंट कहाँ से देंगे, हमारी इनकम से तो देंगे, जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया उसी से ही तो रेंट निकाल कर देना पड़ेगा। तो हो गया इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। कब, अगर जो प्लेस है वो ऑनर का खुद का नहीं है, मतलब कंपनी का या प्रोड्यूसर का या बिजनेसमैन का खुद का नहीं है, ऑनर का प्लेस का ऑनर कोई और है, तो ऐसे में वो जो ऑनर है प्लेस का उसको क्या देना पड़ेगा, अपनी इनकम का एक पार्ट देना पड़ेगा जिसे बोला जाएगा रेंट। अब देखिए हम बात कर रहे थे ना कि मैगी बना रही है नेस्ले कंपनी, तो मैगी बनाने के लिए एक्चुअली जो वर्कर्स हैं, मतलब जो यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्चुअली इन्वॉल्व है, जो एक्चुअली रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स, हम इन्हें लेबरर्स भी बोल देते हैं, उनको क्या देना पड़ेगा, वेजेस। कहाँ से देंगे ये वेजेस, हमारी इनकम से। इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, हमारी इनकम का एक पार्ट चला गया किसके पास, वर्कर्स के पास, किस फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में। अब इसी तरह से और सोचिए, जैसे कि हमने इन्वेस्टमेंट का मतलब डिस्कस किया था कि मेरे पास जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा बचे थे, हो सकता है मैंने वो नेस्ले कंपनी में लगा दिए हो। अब नेस्ले कंपनी ने मेरे पैसे क्यों ले लिए, नेस्ले कंपनी को ज़रूरत होगी। ऐसे में अब देखिए कंपनी चल रही है, तो कंपनी चलाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत किसकी पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो पैसा कंपनी को चलाने के लिए लगाया जाता है उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं हम, कैपिटल। ठीक है, तो कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, हिंदी में इसे बोलते हैं हम पूंजी। ठीक है, तो पूंजी की ज़रूरत है। अब हो सकता है वो पूंजी भी कंपनी में, बिजनेस में हमारी खुद की ना हो, लोगों ने लगाई हो, तो उस पूंजी के भी ऑनर कोई और हुए, ऑनर ऑफ कैपिटल। हमारा बिजनेस जिस पैसे से चल रहा है, जिस पूंजी से चल रहा है, हो सकता है उस पूंजी का मालिक, उस कैपिटल का ओनर हम ना हो करके कोई और हो। तो हमने जो पैसा कमाया
जो इनकम अर्न की उसे अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन लोगों में जिन्होंने हमारे बिजनेस को पैसे दिए थे हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। क्या देना पड़ेगा उसको? आपने सोचिए, आपने 10,000 रुपये अपने फ्रेंड को दे दिए। अब आपका फ्रेंड बोलता है कि 10,000 रुपये दे दे यार, मुझे ज़रूरत है, मैं तुम्हें 6 महीने में लौटा दूंगा। अब 10,000 तुमने ऐसे ही दे दी कि 6 महीने बाद चलो मेरे दोस्त 10,000 दे देना। नहीं, 6 महीने के लिए आप क्या चाहोगे अपने दोस्त से कि ब्याज समेत मुझे पैसे लौटा कर देना, है ना? तो जब आपने अपने दोस्त को नहीं जोड़ा, आप अपने दोस्त से उम्मीद करते हैं कि ब्याज समेत पैसे देगा, तो जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया है क्या आप उससे कुछ उम्मीद नहीं करेंगे? बिल्कुल, वो कंपनी भी आपको कुछ ना कुछ देगी आपके पैसों के बदले। तो क्या जाएगा आपके पास? इंटरेस्ट। अब कंपनी के इनकम का एक और हिस्सा बढ़ गया। किसके पास गया? पूंजी के मालिकों के पास, मतलब ओनर ऑफ कैपिटल के पास। किस फॉर्म में? इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब आपकी बारी आई। अरे भाई, हम बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पैसा हमें भी तो दे दो, हमारा भी तो इनकम पर हक है, हमने भी तो मेहनत किया है। तो हाँ, वो पर्सन जो एक्चुअली बिजनेस को ऑपरेट करने में मेहनत लगा रहा है हम अपनी, तो उसके पास भी क्या जाएगा? जो प्रॉफिट का पोर्शन बच गया। अब वो पर्सन एक्चुअली जिसका बिजनेस था, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में अब तक बिजनेसमैन करते आए थे, मतलब बिजनेसमैन पढ़ते आए थे, उसको हम कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के पास क्या जाएगा? प्रॉफिट। इस तरह से हमारी इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस इन विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारी इनकम को। किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? इन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सब क्या है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो प्रोडक्शन में हमारी क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा उन्हें। और हमारी इनकम का इस तरह से अलग अलग भागों में हमारी इनकम को बांट करके हमारी इनकम के अलग अलग पार्ट्स इन सब में डिवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकम इन वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हमने अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। कुछ ही हमने बेसिक कंसेप्ट जो थे इकोनॉमिक से रिलेटेड उनको सीखा। जाना क्या थे वो कंसेप्ट? अच्छा, तो लेक्चर खत्म करने से पहले एक और कंसेप्ट बिल्कुल छोटा सा हम जल्दी से देख लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमिक्स की जो मेन ब्रांचेज रहती हैं वो ये दो, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए वो या तो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से डिस्कस किए या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी से डिस्कस किए, या तो हम अपने ऊपर बात लेकर चल रहे थे कि मेरे पास 1000 रुपये है, मार्केट जाना है, अब किस तरह से 1000 रुपये अपने अनलिमिटेड बोन्स को सेटिस्फाई किया जाए, या फिर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि कंपनी की इनकम का अलग अलग पार्ट्स कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के बारे में ही सोच रहे हैं, यानी कि जो हमारा लेवल है वो स्मॉल है, तो वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पर पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल, पर्टिकुलर एनी बिजनेस या फिर पर्टिकुलर एनी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दैट कंसेप्ट इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, यहाँ पर हम एक कंपनी के इनकम की बात कर रहे थे, अगर हम पूरे देश की इनकम की बात करें, पूरे देश में जो इनकम जनरेट होती है वो किस किस तरह से किन किन लोगों में डिवाइड होती है, यानी कि हमने जो अपना कंसेप्ट लिया वो बड़े लेवल पर लिया, तो उसे क्या बोला जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा।
हम बहुत ही डिटेल में इनको स्टडी करेंगे, आपके पार्ट्स रहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी करना है। लेकिन फिलहाल इतना ही समझिए कि छोटे लेवल पे जब हम कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस या फिर कंपनी की बात कर रहे हैं, तो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम जैसे कि हमारा स्कूल है मॉडल की है, अगर हम एक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम सभी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आपको ये कुछ एक बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आए होंगे। ये सब्जेक्ट देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, टिपिकल कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी इजी लगा होगा, टिपिकल नहीं लगा होगा। और आई होप यू आर गेटिंग माई दीज पॉइंट्स। तो अगर फिर भी समझ में नहीं आए, एक बार फिर से ध्यान से देखिए इस पूरे लेक्चर को, उसके बाद बाकी आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू।